मौजूद हैं पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में। और कार्यालय में हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रावेंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब ने अपनी राजनीति समता पार्टी से शुरू की थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने चुनाव में भी अपनी जोर आजमाइश की, 50,000 वोट लाएँ मगर जीतने में सफल नहीं हो पाए। अभी इनसे पार्टी के क्रियाकलाप से लेकर चर्चा होगी। पार्टी विभिन्न मुद्दों पे अपना क्या स्टैंड रखती है वो हम प्रदेश अध्यक्ष से खुद जानेंगे। और पप्पू यादव कब तक रिहा होंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँच रही है, जो आंदोलन की रूपरेखा है वो क्या होगी, इन सभी विषयों पे सीधे सवाल होंगे, आपके मतलब के सवाल होंगे। आइए शुरू करते हैं ये बातचीत। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को आखिरी तक देखें और आपके जो सवाल हो वो भी हमें कमेंट में बताएं। सर पहले तो ये बताएं कि आपके नेताजी को छुड़ाने का आंदोलन कहाँ तक पहुँचा? आंदोलन अब कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन कमज़ोर नज़र आ रहा है? सरकार सूद नहीं ले रही है तो आंदोलन कमज़ोर है। सरकार का अपना काम है। आपने देखा होगा कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो कितना दिन लगा है आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। यह भी एक तरह से अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर शासक है अभी देश और प्रदेश के शासक जो हैं अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर हैं। आप बाहरी लोगों से आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब घर के लोगों से लड़ना होता है तो वहाँ पर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। क्या है आगे का क्रियाकलाप, रूपरेखा आंदोलन की? चल रहा है लगातार। हम लोग के नेता का लगभग अब 3 महीना पूरने जा रहा है उनकी गिरफ्तारी का। आप भली भांति जानते हैं कि बेवजह सरकार ने उनको जेल की शिक्षों में डाल रखा है। जो इल्ज़ाम उन पर है उस इल्ज़ाम को तो यूँ चुटकी बजा करके ख़त्म कर देना चाहिए। इल्ज़ाम को लेकर एक बात है कि उन पर जो केस किया गया है वो केस तो साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ केस बन नहीं रहा है, कोई केस नहीं है। तो इसी पे एक चर्चा है। एक पक्ष का ये भी कहना है कि पप्पू यादव और नीतीश कुमार की साठगांठ है। पप्पू यादव को जेल भेजकर यादवों का नेता बनाया जाए और तेजस्वी यादव का वोट काटा जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नेता के अगर बनना होता पप्पू यादव जी को और साठगांठ रहता अंदर से, तो सबसे ज़्यादा हमलावर तो हम लोग इसी सरकार पर हैं। हम लोग तो हमलावर नीतीश कुमार पर ही हैं। और सारा हमला तो नीतीश कुमार पर ही हो रहा है। यही तो राजनीति है ना सर, नीतीश कुमार के खिलाफ है तभी तो तेजस्वी का वोट काटेंगे। अब ये राजनीति है तो अब आप इसको राजनीति कह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। मेरा भी एक लंबा तजुर्बा है। आप ही ने कहा 1994 से मैं पूर्णकालिक राजनीति में हूँ और 86-87 से मैं अंशकालिक राजनीति में हूँ और नीतीश कुमार को तो मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। तो ये बात नहीं है, कहीं कोई समझौता नहीं है, आंतरिक समझौता नहीं है। ठीक आमने सामने हम लोग हैं। नीतीश कुमार पक्ष में है तो विपक्ष में हम हैं। सदन में हमारी संख्या नहीं है ये मैं मानता हूँ, लेकिन सड़क पर अगर कोई आदमी आंदोलन कर रहा है इस सरकार के खिलाफ में तो वो केवल जन अधिकार पार्टी और उसका कार्यकर्ता है। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो इसीलिए तो नीतीश कुमार ने अब जेल भिजवा दिया। तो अब क्या होगा? पार्टी कैसे करेगी आंदोलन? पार्टी तो कर ही रही है ना। आप देखिए बिना नेता के क्या हो। नेता एक नेता हमारे पप्पू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से, कार्यों से, प्रशिक्षण से लाखों पप्पू यादव को पार्टी में पैदा किया है। एक एक जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता पप्पू यादव जी के नीति सिद्धांतों से लैस है और उनके नीयत के मुताबिक, उनकी योजना के मुताबिक और उनके बताए गए आदर्श और संघर्ष की बुनियाद पर इस सरकार की नींव हिलाने में लगे हुए हैं। आपने अभी कहा पप्पू यादव के एक एक कार्यकर्ता, तो अक्सर छोटी पार्टियों में समस्या होती है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप नहीं होती। आपने खुद कहा पप्पू यादव के कार्यकर्ता, तो पप्पू यादव किसी को नेता नहीं बना पाए। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो होती है एक पार्टी में, आप इस गलतफहमी में है कि नेता नहीं बना पाए। पप्पू यादव 1990 से विधायक और सांसद होते आ रहे हैं लगातार, और उनके साथ उनकी रहनुमाई में उनके सहयोगी और उनके कार्यकर्ता लगभग अभी 2 दर्जन से ऊपर MLA MP हैं। कैसे नहीं बना पाए? जन अधिकार पार्टी में कौन है सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप? बताइए। जन अधिकार सेकंड आप हायरार्की समझिएगा तब ना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी एक राष्ट्रीय कमेटी होती है, प्रदेश अध्यक्ष हम हैं, उसके बाद मेरी एक कमेटी है, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं,
ऐसा थोड़ी नेता अरे पॉपुलरिटी क्या होता है? पॉपुलरिटी किसको आप मानते हैं? पॉपुलरिटी किसको मानते हैं? बिहार सरकार में मंत्री है अभी 30-32 मंत्री पॉपुलर है सब क्या? 243 एमएलए हैं अभी, 40 सांसद है। मैं आपसे पूछूं एक हुक में 40 सांसद का नाम बता दीजिएगा क्या? वो सांसद और विधायक, ये आप जो मन में गलतफहमी पाल रखे हैं कि कोई सांसद होगा तभी नेता होगा, कोई विधायक होगा तभी नेता होगा, ऐसा नहीं होता है। जो जनता के सरोकारों को लेकर के सड़क पर उतरेगा और उसकी हक की लड़ाई को एक अंजाम देगा, वो नेता है। अब सदन की बात करते हैं। आपने भी बताया कि किसी मंत्री का नाम, शायद हमको लगता है 99% लोग बिहार में कौन कौन मंत्री है उनका नाम नहीं जानते होंगे। तो ये जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन है, जो वेस्ट की नीति है, हम लोग इस देश के लोकतंत्र की इस पद्धति का हमको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं चलता है, मगर ये प्रचलित है। व्यवहारिक रूप में तो यही है कि नीतीश कुमार एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी भी एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस पे जन अधिकार पार्टी क्या स्टैंड रखती है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टाइल नहीं उनका, उनके नहीं, सदन में जो लोग जीत करके जाते हैं वो उनको नेता चुनते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है क्या कि देश भर में उनके नाम पर वोटिंग होता हो, उनके नाम पर देश में वोटिंग नहीं होता है। वो एक विधानसभा से या एक लोकसभा से लड़ते हैं। ये नियम हो गया। व्यवहारिक रूप का मैं बात कर रहा हूं। व्यवहारिक में तो यही व्यवहारिक ना, नियम कुछ और हो। नहीं, व्यवहारिक में यही है, व्यवहारिक में यही है। व्यवहारिक बिहार में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन नीतीश कुमार तो है ना मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी पार्टी के तो ज़्यादा एमएलए हैं, उनकी पार्टी के तो एमएलए ज़्यादा हैं, 72 एमएलए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में कितना 42 43 41 एमएलए हैं। ये सही लगता है? तो क्या आपको कैसे उनको मुख्यमंत्री मानना है? इसलिए ये सब चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार आपको हकदार लगते हैं मुख्यमंत्री पद के? अब हमारे पार्टी का तो मामला नहीं है, हकदार हैं वो तभी ना। बात कर रहा हूं तो अब एनडीए उनको मान रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मान रहे हैं मुख्यमंत्री, तभी ना है वो। बिहार के जनता को फर्क पड़ता है, उस पर अपना विचार रखिए। तो कैसे मुख्यमंत्री एनडीए में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता था? वो एनडीए में बेहतर मुख्यमंत्री वही हो सकते थे, तब ना भारतीय जनता पार्टी उनको मान रही है। कहाँ मान रही है? उनके मंत्री भी और बयान दे रहे हैं। बयान दे रहे हैं तो उनकी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है। अगर मंत्री के बयान में दम है तो उनकी पार्टी भी विड्रॉ कर ले सपोर्ट। एक दिन में नीतीश कुमार नीचे सड़क पर आ जाएंगे, भाजपा विड्रॉ करे समर्थन, तो गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, माल भी खाएंगे। अच्छा, बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जातीय जनगणना का। जन अधिकार पार्टी क्या स्टैंड रखती है जातीय जनगणना पे? अरे भाई, हम लोग तो शुरू से, आज से नहीं, शुरू से 2011 से जातीय जनगणना के पक्ष में, और हमारे नेता ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड रखा है। और सड़कों पे भी सबसे पहले मैं ही उतरा हूँ, हमारी पार्टी उतरी है जातीय जनगणना को लेकर के। हम लोगों ने 30 तारीख को विधानसभा का घेराव किया। हज़ारों की संख्या में हमारे नौजवानों ने, छात्र परिषद और युवा शक्ति और युवा परिषद के लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया। और हमारा एकदम स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सरकार को नीति बनाने में, योजना बनाने में और सभी वर्गों को एक सामंजस्य बैठाने में, उनकी आर्थिक गैर बराबरी, उनकी सामाजिक गैर बराबरी, उनकी राजनीतिक गैर बराबरी बनाने में, एक ठोस नीति बनाने में एक बहुत बड़ा उसको सपोर्ट मिलेगा इस जातीय जनगणना से। एक तब आपको मैं बताऊं, आप अभी नए पत्रकार हैं, इस देश में जनगणना शुरू कब हुई पता है आपको? अंग्रेज़ों ने शुरू किया था जनगणना, 1872 में जनगणना शुरू किया था। और जनगणना का मानी ही होता था जाति के आधार पर जनगणना। इस देश में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, धर्म से ज़्यादा सच्चाई है जाति। सबसे पहले जाति पूछता है, लोग कुछ भी करने से पहले जाति पूछता है, कौन जात है, कौन जात है। ये लोगों के बेसिक इंस्टिंक्ट में है, ये नैसर्गिक स्वभाव है यहाँ के लोगों का। और इसलिए अंग्रेजों ने जातीय आधार पर ही जनगणना शुरू की। जनगणना का अर्थ ही था उस समय जातीय, 1872 में। और 1941 तक जनगणना हुआ है भारतवर्ष में। 1941 का जनगणना इसलिए प्रकाशित नहीं हो पाया कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, पूरे विश्व में एक दूसरे तरह का माहौल हो गया। लेकिन 1931 तक की जो जनगणना है उसमें प्रत्येक जातियों की संख्या बिल्कुल स्पष्ट उल्लिखित है।
और उसी आधार पर आज भी जब कोई खाका बनाया जाता है, चाहे वो काका कालेलकर आयोग हो, चाहे मंडल कमीशन हो, आरक्षण संबंधी जो कोई भी नियम और आयोग बने हैं, कानून बने हैं, वो 1931 के जनगणना के आधार पर ही बने हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 90 साल पहले जो जनगणना हुई, 90 साल के अंदर में देश में, समाज में कई तरह के बदलाव आ गए। उनके सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आए हैं, उनके शैक्षणिक स्थिति में भी बदलाव आए हैं, उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आए हैं, उनके राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आए हैं। तो इसको ठीक से समझने के लिए और जहाँ जहाँ कमी रह गई है उसको पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, जो वंचित है आज भी, जो शोषित है आज भी, जिसका हकमारी आज भी हो रहा है, उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, इसके लिए जातीय जनगणना बिल्कुल आवश्यक है। इस जनगणना में एक तरफ आप गाय के नस्ल का जनगणना करते हैं कि ये नस्ल हरियाणवी है, कि ये नस्ल जर्सी है, कि ये नस्ल राजस्थानी है, कि ये नस्ल बिहारी है, कि देसी है। ये सब जब गाय की जनगणना आप नस्ल के आधार पर कर सकते हैं, तो मनुष्य की जनगणना आप जाति के आधार पर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए जाति आधारित जनगणना बहुत ही आवश्यक है। एक वर्ग ये भी है जो ये कहता है कि भाजपा जो राजनीति करती है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, और बाकी के जो दल जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो खास जाति वर्ग की राजनीति करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो ताकि उनकी राजनीति को फ्यूल मिल सके। तो आप एक ऐसी पॉलिसी बता दीजिए जो पॉलिसी जातीय जनगणना होने से और बेहतर हो सकती थी। मैंने पूरा बताया। एग्जांपल दे दीजिए कि ये पॉलिसी अगर जातीय जनगणना का डेटा होता तो और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मंडल कमीशन आने से पहले इस देश में पिछड़ों की स्थिति सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सब बहुत खराब थी। जैसे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू हुए, देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उन लोगों ने ही मांग किया कि अगरी जाति में भी आर्थिक तौर पर बहुत लोग गरीब रह गए हैं। आज हमको दुख होता है जब हम ब्राह्मण की बेटी और बहू को थाली मसते किसी घरों में देखते हैं। हम आज उस समय मर्माहत हो जाते हैं जब किसी भूमिहार और राज के और कास्ट के बच्चों को रिक्शा खींचते हुए देखते हैं। उस समय हमको भी दुख होता है कि किसी ठाकुर वर्ग के लोग दरबारी का काम करते हैं। रिक्शा खींचने के लिए नहीं, किसी के बच्चे नहीं बने हैं, सबको आगे आना चाहिए। तो हाँ, अब ये दुख होता है ना भाई, हमको दुख होता है ना। ये लोग, वो लोग पहले कहते थे, ये वही लोग कहते थे कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उन लोगों का है। अब मजबूरी में जब ये लोग थोड़ा सा सबल हो रहे हैं तो मजबूरी में उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये एक सामाजिक इक्विलिब्रियम की तरफ तो दिशा में बढ़ ही रहा है ना देश। तो जिसमें गुण होगा, जिसमें योग्यता होगी, वो अच्छे अच्छे पदों पर जाएगा। अब पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही, रामविलास पासवान जी ने, नीतीश कुमार जी ने, पप्पू यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने ही अगरी जाति के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की। उन लोगों ने कोई संघर्ष नहीं किया। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो देश में बहुत तूफान आया। 2 साल 3 साल तक देश जलता रहा। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, सब आग लगा दिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। स्वर्ण युवाओं ने अपने आप को आग लगा लिया। हाँ, दूसरे पिछड़ों को भी आग लगाया, गोली मारा। स्वर्ण युवाओं ने मंडल कमीशन में आरक्षण विरोधी, आरक्षण समर्थक देश 2 भागों में बट गया था। लेकिन आप जब बताइए, लेकिन उस समय हो सकता है आपको होश नहीं रहा होगा जिस समय आरक्षण विरोधी समर्थन का आंदोलन चल रहा था, लेकिन आपको कुछ नहीं था। अब देखिए, अभी से कुछ ही दिन पहले ना आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ है, EWS को लो 2 दिन में हो गया। 2 दिन में कोई देश में कोई जाना भी, कोई पिछड़ा का बच्चा सड़क पर आया? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आया उसके विरोध में कि अगली जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? कोई पिछड़ा का बच्चा बोला? अरे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने लागू किया।
ये नरेंद्र मोदी जिसको आप बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जो सवाल आपका था, नरेंद्र मोदी जी 2014 याद करिए, लोकसभा का चुनाव का प्रचार, जब वो उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे उस समय? उधर तो ठीक ठाक चल रहा था, जब ये जैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव होने लगा था, मैं पिछड़ा का बेटा हूँ इसलिए मुझको नीच कहता है लोग, तो पिछड़ा जाति को वो संदेश देना शुरू कर दिए ना। बाकी लोग भी करते हैं अपनी जाति तो आपने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो आप जो वर्ग को लियोर करने की वो धर्म के नाम पर व्यापार करती है। अच्छा, अरे वो धर्म के नाम पर व्यापार करती है। वो अब देखिए ना, राम जी के नाम पर चंदा खा गया लोग, अभी राम जी के नाम पर जमीन में कितना बड़ा घोटाला हो गया, आप देखे होंगे कितना बड़ा चर्चा चल रहा है। रामचंद्र जी को ही लोग नहीं छोड़ता है, जब हिंदू धर्म का भगवान है ना रामचंद्र। कोई विकल्प भी तो नहीं है, आप ही विकल्प बन जाइए, हिंदुओं का भरोसा दिलाइए कि आप हम हिंदुओं को क्यों भरोसा दिलाएंगे? हम हिंदुओं को, मुसलमानों को क्यों भरोसा दिलाएंगे? ईसाइयों को? हम इंसानियत की बात क्यों नहीं करेंगे? हमको धर्म और जाति से क्या मतलब है? जाति तो सच्चाई, तो जाति सच्चाई है, जाति से है, इसलिए कि वो पिछड़ा जाति के आधार पर आप समाज में विभेद पैदा किए हुए हैं, उसका पानी नहीं पीते हैं, उसके बाल बच्चों को आप अपने साथ बैठने नहीं देते हैं, उसके बाल बच्चों से आप ब्याह नहीं करते हैं। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे ये नरेशन चलता है कि पहले होता था कि पानी नहीं पीने देते, आज भी होता है, अब आज भी होता है, आज भी है। वो नहीं देखे। अरे आज युवा जो शहर में रहते हैं वो ना, जो आप तो वोटर हैं। अरे वो तो उसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, गांव में जाता है वो लोग भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाता है, जब मैट्रिक इंटर तक रहता है ना तब उसको नहीं समझ में आती है जाति। मैं आपको बता दूं, मेरा ही बेटा 8वां क्लास में हमसे पूछा कि ये कुशवाहा क्या होता है। हमारे सर्टिफिकेट में कुशवाहा नहीं है, राघवेंद्र सिंह है। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, उस समय मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता था। जब मैंने अपने नाम के आगे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा लिखा और चुनाव का मेरा पर्चा पम्पलेट छपा था, तो मेरा बेटा पूछता ये कुशवाहा क्या होता है? तब हम कहा ये तुम्हारी जाति है। उस समय तक नहीं जानता था, पटना में पढ़ता था, नहीं जानता था जाति। और जब वही अभी IIT में पढ़ने गया है तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब उसको समझ में अब आने लगा है। IIT में जाने के हाँ, वहाँ भी जाति के आधार पर उनके शिक्षक, उनके छात्र, ये सब, वो हॉस्टल में बढ़िया रूम कौन मिलेगा, सुप्रिटेंडेंट कौन है, प्रीफेक्ट कौन है, ये सब जब उसको समझ में आने लगा है, भेदभाव, प्रैक्टिकल में मार्क्स, ये वो, तब कह रहा कि डैडी तो बड़ा ये सब भेदभाव IIT में भेदभाव। जितना उच्च संस्थान है ये IAS लोग करते हैं, UPSC BPSC के इंटरव्यू में होता है ये सब चीज़ें। ये पार्शलिज्म है, इसको हम रोकना चाहते हैं। UPSC के सिलेक्शन प्रोसेस में जातिवाद होता है, उसके इंटरव्यू में होता है।